1968 में एक आदमी ने अपनी पूरी 2 महीने की सैलरी जोड़कर एक फिलिप्स का रेडियो खरीदा था, लेकिन शायद उसने भी नहीं सोचा होगा कि करीब 58 साल बाद वो रेडियो आज भी चलेगा और इतने सालों में उसे सिर्फ 2 बार सर्विस की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह किसी के घर का बल्ब, किसी का पुराना ग्रामोफोन तो किसी का मिक्सर सालों से चल रहा है। मतलब फिलिप्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि पूरी जनरेशन का भरोसा बन चुका है। लेकिन अब मैं आपका दिल तोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि सच ये है कि आज फिलिप्स ज्यादातर चीजें बनाता ही नहीं है। चाहे वो एलईडी बल्ब हो, टीवी हो या फिर किचन में डेली यूज होने वाले मिक्सर और ग्राइंडर, आज फिलिप्स का सिर्फ नाम यूज करके हमें उल्लू बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि 2021 में फिलिप्स को अपने ही 1.5 करोड़ से ज्यादा मशीन्स वापस मंगवानी पड़ गई, क्योंकि इनको यूज करने वाले कई सौ लोगों की डेथ्स की रिपोर्ट आ चुकी थी। अब ये पूरा मामला क्या है इस पर तो हम जल्दी ही आएंगे, लेकिन पूरी स्टोरी को सही से समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि आखिर कंपनी ने लोगों के बीच इतना बड़ा भरोसा बनाया कैसे, और फिर उसी भरोसे को कैसे अपने ही हाथों तोड़ दिया। तो दोस्तों 1891 में दुनिया अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे लोगों के घरों तक पहुंचने लगी। इसी टाइम नीदरलैंड्स के आइंटहावन शहर में एक इंजीनियर ने सस्ते और भरोसेमंद बल्ब बनाने का सपना देखा, और यहीं से शुरू हो गई फिलिप्स की कहानी। जेरार्ड फिलिप्स ने अपने पापा के साथ मिलकर इस बिजनेस को शुरू किया और 1852 में कार्बन फिलामेंट बल्ब बनाने लगे। वैसे हम आपको बताते चलें, फिलिप्स इस दौड़ में अकेली नहीं थी। उस टाइम जर्मनी की 2 बड़ी कंपनीज AEG और सीमेंस एंड हास्के पहले से इस मार्केट पर अपना दबदबा बना चुकी थी। लेकिन फिलिप्स के लिए एक चीज उसके फेवर में थी कि उस टाइम तक नीदरलैंड्स में पेटेंट सिस्टम लागू नहीं था। यानी अगर किसी का इनोवेशन कोई दूसरी कंपनी यूज करती थी ना, तो फिर उस पर लीगली कोई रोक नहीं थी। फिलिप्स ने भी इसका पूरा फायदा उठाया। उसने अपने कॉम्पिटिटर्स की फैक्ट्रीज देखी, उनकी प्रोडक्शन टेक्निक समझी और फिर उन्हें अपनी फैक्ट्री में अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ टेक्निक कॉपी कर लेने से जीत नहीं मिलती। फिलिप्स अभी बहुत छोटी कंपनी थी, जबकि उनके सामने सालों पुराने दिग्गज खड़े थे। नतीजा ये हुआ कि 1895 आते आते कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन यही जेरार्ड ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने फिलिप्स की किस्मत ही बदल दी। उन्होंने अपने से 16 साल छोटे भाई एंटन को भी बिजनेस में पार्टनर बना लिया। जेरार्ड को मैन्युफैक्चरिंग आता था और एंटन मार्केटिंग में एक्सपर्ट थी, और यही जोड़ी फिलिप्स की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि अगले 10 सालों में ही कंपनी की प्रोडक्शन करीब 20 गुना बढ़ चुकी थी। और हाँ, एंटन के आने के बाद से फिलिप्स सिर्फ बड़ी नहीं हुई बल्कि उसकी सोच भी बदल गई। कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बजाय अब नई टेक्नोलॉजीज खुद बनानी शुरू कर दी और 1914 में अपनी खुद की रिसर्च लैब शुरू की। यहीं से एक के बाद एक नए नए इनोवेशंस आते गए, और देखते ही देखते फिलिप्स सिर्फ बल्ब बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गई। 1917 में फिलिप्स ने रेडियो ट्यूब्स बनाना शुरू किया, और जब कंपनी को यह टेक्निक खुद बनाने आ गई तो उसने 1927 में अपना खुद का रेडियो सेट भी बना दिया। और फिर महज 6 सालों में ही फिलिप्स दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, फिलिप्स की कहानी सिर्फ रेडियो या बल्ब बनाने तक सीमित नहीं रही। इसी रिसर्च लैब से 1939 में एक ऐसा इनोवेशन निकला जिसका असर आज भी हमारी डेली लाइफ में दिखता है। फिलिप्स का पहला इलेक्ट्रिक सेवर। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी फिलिप्स के इंजीनियर अलेक्जेंडर के पास में थी, जो अक्सर साइकिल के डायनेमो को देखते रहते। अरे भाई, वही छोटा सा डिवाइस जो टायर के साथ घूमकर रात में साइकिल के लाइट के लिए बिजली बनाता था। उन्हें यहीं से आइडिया आया कि अगर यही घूमने वाला मैकेनिज्म इलेक्ट्रिक शेवर में भी यूज किया जाए तो शेविंग पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगी। उन्होंने शेवर के ऊपर बिल्कुल छल्ली जैसा मेटल प्लेट लगा दिया, और अब दाढ़ी के बाल उस होल के अंदर चले जाते थे, लेकिन स्किन बाहर ही सेफ रहती थी। इसीलिए नीचे घूमता हुआ ब्लेड बाल तो काट देता था, लेकिन स्किन तक नहीं पहुंच पाता। और बस इसी आइडिया से 1939 में दुनिया का पहला रोटरी इलेक्ट्रिक सेवर बना, जिसे फिलिप्स ने फिलिसेव का नाम दिया। लेकिन बैड लक तो देखिए, जिस साल फिलिसेव आया ना, उसी साल ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई। अब वॉर की वजह से कुछ टाइम के लिए इसके प्रोडक्शन पर ब्रेक जरूर लगा, लेकिन जंग खत्म होते ही फिलिसेव की भी वापसी हो गई। और फिर इसके बाद से जो इसने रफ्तार पकड़ी ना, वो कभी भी नहीं रुकी। करीब 85 साल बाद आज भी हर घंटे ऑन एन एवरेज 700 से भी ज्यादा फिलिसेव यूनिट्स बिकती हैं। वैसे यहाँ मैं एक बात क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जेरार्ड जिन्होंने फिलिप्स कंपनी शुरू की थी, वो 1922 में ही रिटायर हो चुके थे। इसीलिए अब उनके छोटे भाई एंटन और उनके बच्चे कंपनी की जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और नीदरलैंड्स पर खतरा लगातार ही बढ़ता जा रहा था। और फिर इसी बीच जब 9 मई 1940 को खबर आई कि अगले ही दिन जर्मनी हमला करने वाली है, तब एंटन अपने परिवार के साथ में अमेरिका निकल गए। लेकिन एंटन के बेटे फ्रिट्ज ने बिल्कुल उल्टा फैसला लिया।
जब पूरा परिवार देश छोड़ रहा था ना, तब वो वापस आइंटहावन लौट आए और वहीं रहकर फिलिप्स की फैक्ट्री संभालने लगे। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद जर्मन ने नीदरलैंड्स पर कब्जा कर लिया और अब फिलिप्स की फैक्ट्री को मजबूरन जर्मन सेना के लिए इक्विपमेंट बनाना पड़ रहा था। अब दोस्तों ऐसे टाइम पर ज्यादातर लोग अपनी जान बचाकर भागने की सोचते ना, लेकिन फ्रिट्ज अपने एम्प्लॉयज को छोड़कर कहीं नहीं गए। फैक्ट्री में 382 यहूदी एम्प्लॉयज भी थे और उस दौर में नाजी सेना यहूदियों को पकड़कर जेल भेजती और उन्हें जान से मार देती थी। लेकिन फ्रिट्ज ने जर्मन अधिकारियों को समझाया कि ये लोग प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं और अगर इन्हें आपने मार दिया ना तो फिर फैक्ट्री बंद हो जाएगी और आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अब फ्रिट्ज की बात मानकर जर्मन ऑफिसर्स ने सभी को छोड़ दिया, जिससे 382 लोगों की जान बच गई। हालांकि इसकी कीमत फ्रिट्ज को ही चुकानी पड़ गई, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उन्हीं को ही अरेस्ट करके कैंप में डाल दिया गया था। और जिस फैक्ट्री को वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी के कई सारे हिस्सों पर ब्रिटिश एयरफोर्स ने बॉम्बिंग कर दी, जिससे फिलिप्स कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। हालांकि वॉर खत्म होने के बाद एंटन भी अपने देश वापस लौट आए और फ्रिट्ज को भी जेल से छोड़ दिया गया था, जिसके बाद सभी ने मिलकर जी तोड़ मेहनत की और दोबारा फिलिप्स को पटरी पर ला दिया। और फिर करीब 20 साल के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, तब फिलिप्स एक बिल्कुल अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग गई, टेप रिकॉर्डर्स की प्रॉब्लम। उस टाइम म्यूजिक सुनने के लिए बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर्स यूज होते थे, भारी होते थे, महंगे होते थे और चलाने में भी झंझट वाले। तभी एक रात फिलिप्स के लू ऑटन्स खुद ऐसे ही एक मशीन से परेशान हो गए और फिर अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने अपनी टीम से कहा कि अब एक ऐसा टेप रिकॉर्डर बनाना है जो छोटा हो, सस्ता हो और जिसे हर कोई आसानी से यूज कर सके। लेकिन डिजाइन कैसा होगा, इसका जवाब भी ऑटन्स ने बड़े ही मजेदार तरीके से ढूंढा। उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे तब तक घिसते रहे जब तक वो उनकी जैकेट के जेब में आराम से फिट नहीं हो गया, और बस यही आगे बनने वाली कैसेट का टारगेट साइज बन गया। और फिर कई महीनों की मेहनत के बाद अगस्त 1963 में फिलिप्स ने दुनिया की पहली कॉम्पैक्ट कैसेट पेश कर दी। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद से शुरू हुई। फिलिप्स समझ चुकी थी कि अगर यह सिर्फ उनकी ही टेक्नोलॉजी बनी रही ना, तो शायद यह कभी भी हर घर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए उसने दूसरी कंपनीज को भी इसे बनाने की इजाजत दे दी बिना किसी रॉयल्टी के। और यही वजह थी कि आगे चलकर दुनिया भर में करीब 100 अरब कॉम्पैक्ट कैसेट्स बिके थे। अगले कई दशकों तक यही कॉम्पैक्ट कैसेट्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑडियो फॉर्मेट बन गई। सॉन्ग्स, स्कूल्स रिकॉर्डिंग, लैंग्वेज कोर्सेज, इंटरव्यू, यहाँ तक कि कंप्यूटर डेटा भी इन्हीं कैसेट्स में स्टोर किए जाने लगे। तो दोस्तों अब तक जो भी कुछ हमने देखा, बल्ब, शेवर, रेडियो और कैसेट्स, इन सभी ने फिलिप्स को दुनिया के सबसे भरोसेमंद ब्रांड में ला खड़ा किया। लेकिन हम इंडियंस के लिए इसकी असली कहानी 1930 में शुरू हुई, जब फिलिप्स की शुरुआत कोलकाता के एक छोटे से सेल्स ऑफिस से हुई थी, जहां विदेशों से मंगाए गए बल्ब बेचे जाते थे। लेकिन कुछ ही सालों में फिलिप्स ने इंडिया को सिर्फ एक मार्केट की तरह नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह देखना शुरू कर दिया। 1938 में कोलकाता में इसकी पहली लैंप फैक्ट्री लगी और 1948 में यही फिलिप्स के रेडियोस भी बनने लगे। यानी आपके दादाजी या फिर पापा जो फिलिप्स का रेडियो यूज करते थे ना, वो सिर्फ किसी फॉरेन ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं था, वो सच में इंडिया में बना हुआ रेडियो था। इसके बाद से फिलिप्स लगातार बढ़ती चली गई। 1959 में पुणे के पास दूसरी फैक्ट्री शुरू हुई और 3 अप्रैल 1965 को इंडिया में बना फिलिप्स का 10 लाखवां रेडियो तैयार हो गया। और दोस्तों यह सिर्फ फैक्ट्री खोलने की बात नहीं थी, उस वक्त इंडिया नया नया आजाद हुआ था और अपने पैरों पर खड़ा होने की सीख रहा था। ऐसे टाइम में फिलिप्स ने यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया और इंडिया को अपना लॉन्ग टर्म बेस बना लिया। और शायद यही वजह थी कि फिलिप्स भारत में सिर्फ कभी एक फॉरेन ब्रांड जैसा लगा ही नहीं। धीरे धीरे यह लोगों के दिलों में बस गया और हर घर का हिस्सा बन गया। उस दौर में तो कंपनी प्रोडक्ट्स इस तरह से बनाती थी कि सालों तक चलती रहे, और अगर खराब भी हो तो उन्हें फेंकना नहीं बल्कि रिपेयर करना आसान हो। और शायद यही वजह है कि आज भी कई सारे पुराने फिलिप्स रेडियो और ऑडियो सिस्टम वर्किंग कंडीशंस में मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिलिप्स की सबसे बड़ी ताकत नए प्रोडक्ट्स बनाना नहीं था, बल्कि उसकी असली ताकत थी दुनिया को एक नया स्टैंडर्ड देना। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कुछ साल बाद ही देखने को मिला। कैसेट्स के बाद से लू ऑटन्स एक नई प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे, और इस बार आवाज को टेप पर नहीं बल्कि एक चमकती हुई डिस्क पर लेजर की मदद से स्टोर करने का आइडिया था। लेकिन एक दिक्कत थी, फिलिप्स को डिस्क बनाने तो आता था, लेकिन आवाज को सही तरीके से डिजिटल कोड में बदलना नहीं। दूसरी तरफ जापान की कंपनी सोनी के पास डिजिटल ऑडियो का लंबा एक्सपीरियंस था, लेकिन डिस्क बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी।
अब जब फिजिकल डिस्क पूरी तरह से तैयार थी तब मार्च 1989 में फिलिप्स अपना प्रोटोटाइप लेकर जापान पहुंच गई। अब यहाँ ज्यादातर कंपनीज ने तो इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन सोनी ने इसका फ्यूचर पहचान लिया और फिर कई सारे मीटिंग्स के बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। और फिर जो कॉम्पैक्ट डिस्क तैयार हुआ ना, उसने तो रिवॉल्यूशन ही ला दिया, क्योंकि 2002 आते आते दुनिया की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में हर 100 में से करीब 96 सेल्स अकेले सीडी की ही थी। यानी इसने कैसेट टेप्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। और हाँ, उस टाइम सोनी और फिलिप्स ने मिलकर फैसला लिया था कि वह इसी डिजाइन पर सीडी और सीडी प्लेयर बनाने की परमिशन हर कंपनी को दे देंगे। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी सोनी और फिलिप्स की अपनी होने के बाद भी हर घर में सीडी प्लेयर पहुंच पाए और हम सभी ने खूब इसका यूज किया। लेकिन दोस्तों, फिलिप्स हर बार सही साबित नहीं हुई। सीडी की कामयाबी के कुछ साल के बाद ही फिलिप्स ने वीडियो 2000 नाम से अपना वीडियो कैसेट फॉर्मेट भी लॉन्च किया था। अब टेक्निकली यह VHS से बेहतर माना जाता था, लेकिन मार्केट ने VHS को ही चुना और फिलिप्स को अपनी जर्नी में सबसे बड़ी हारों में से एक का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी बीच फिलिप्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज पीछे मुड़कर देखने पर फिलिप्स की सबसे बड़ी बेवकूफी मानी जाती है। असल में 1953 में फिलिप्स ने सेमीकंडक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। अब शुरुआत में यही चिप्स फिलिप्स अपने प्रोडक्ट्स में यूज करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि 1987 तक यह यूरोप का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर बन चुका था। लेकिन 2005 में फिलिप्स ने तय किया कि अब उसे चिप बनाने की बजाय उन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है जो सीधे लोगों तक पहुंचते हैं, जैसे पर्सनल केयर, किचन अप्लायंसेज और मेडिकल डिवाइसेस। असल में फिलिप्स ने हेल्थ केयर पर अब बड़ा दांव खेलना शुरू कर दिया था। जैसे कि 2007 में उसने अमेरिका की रेस्पिरोनिक्स नाम की कंपनी खरीदी ताकि वो हॉस्पिटल्स में यूज होने वाली इमेजिन मशीनें, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट के बिजनेस में अपनी पकड़ मजबूत बना सके। और फिर इसी सोच की वजह से एक साल पहले ही यानी 2006 में फिलिप्स ने अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस का ज्यादातर हिस्सा बेच दिया और इससे एक नई कंपनी बनी थी NXP। और यही सबसे इंटरेस्टिंग बात निकलकर सामने आती है। आज वही NXP दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज में गिनी जाती है। और मजेदार बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। 1984 में फिलिप्स ने ASM इंटरनेशनल के साथ मिलकर ASML नाम की एक नई कंपनी भी शुरू की थी, लेकिन 10 साल के बाद फिलिप्स अपना हिस्सा धीरे धीरे बेचकर पूरी तरह से अलग हो गई। पर पता है, आज वही ASML लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है जिसके बिना एप्पल, एनवीडिया, AMD, क्वालकॉम, इंटेल या TSMC जैसी कंपनीज दुनिया की सबसे एडवांस चिप नहीं बना सकती। लिथोग्राफी मशीन में बेसिकली चिप का मैप बनाया जाता है जिसको चिप प्रिंटर भी कहते हैं। और दोस्तों, यही पैटर्न आगे भी बार बार दिखने वाला था। फिलिप्स एक एक करके अपने सबसे मजबूत बिजनेसेस को अलग करती चली गई ताकि वह बाकी बिजनेसेस पर पूरा फोकस लगा सके। 2011 आते आते फिलिप्स का टीवी बिजनेस भी लगातार घाटे में जा रहा था क्योंकि HD टीवी की सेल्स गिर रही थी। और फिर नतीजा ये हुआ कि उसी साल फिलिप्स ने अपना पूरा टीवी डिवीजन एक हांगकांग की कंपनी TPV टेक्नोलॉजी को सौंप दिया। शुरुआत में फिलिप्स ने 30% हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन 2014 आते आते वो बचा हुआ हिस्सा भी बेचकर निकल गया। और आज फिलिप्स टीवी सिर्फ नाम की वजह से फिलिप्स टीवी है, क्योंकि बनाती तो TPV है। इसके अलावा फिलिप्स के ऑडियो वीडियो बिजनेस की स्टोरी में तो अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा था। हालांकि हम उसमें घुसने वाले नहीं हैं, लेकिन बस रिजल्ट आप जान लीजिए कि जिस फिलिप्स के स्पीकर कभी आपके घर के पार्टी में बजते थे, हेडफोन्स जो कॉलेज जाते टाइम आप अपने कानों में लगाए रहते थे, और वो छोटा सा पोर्टेबल रेडियो जो हर सफर में आपके साथ चलता था, वो वाला डिवीजन भी कई सारी कंपनियों के पास इधर उधर जाने के बाद में लास्ट में TPV का ही पार्ट बन गया। इसी तरह से 2016 में लाइटिंग बिजनेस भी अलग होकर सिग्निफाई बन गया और 2021 में मिक्सर ग्राइंडर, आयरन, एयर फ्रायर और कॉफी मेकर जैसे डोमेस्टिक अप्लायंसेस बिजनेस भी हिल हाउस कैपिटल को बेच दिए गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि प्रोडक्ट बदल गए, कंपनीज बदल गई, लेकिन नाम वही रहा, फिलिप्स। मतलब आज अगर आप फिलिप्स का LED बल्ब, टीवी या मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हैं तो वो फिलिप्स बनाते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, बिजनेसेस को बेच देना फिलिप्स की सबसे बड़ी गलती नहीं थी। असली झटका लगना तो अभी बाकी ही था, क्योंकि अब पहली बार सवाल उसके प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि उस भरोसे पर उठने वाला था जिसे बनाने में उसे 100 साल से भी ज्यादा लगे हुए थे। एक्चुअली 2010 में फिलिप्स को अपनी स्लीप एप्रिया मशीन्स को लेकर पहली कंप्लेन मिली। लोगों का कहना था कि मशीन्स के अंदर लगा फोम टूट रहा है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स सांस के साथ शरीर में जा रहे हैं। असल में फिलिप्स ने 2007 में अमेरिका की रेस्पिरोनिक्स नाम की कंपनी खरीदी थी। यह तो हमने पहले भी बताया था आपको, क्योंकि उस समय फिलिप्स का मानना था कि फ्यूचर
हेल्थ केयर का है, लेकिन आगे चलकर यही एक्विजिशन उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। धीरे धीरे पार्टिकल्स वाली शिकायतें बढ़ने लगी। 2018 तक फिलिप्स के अपने इंजीनियर्स ही कह चुके थे कि यह प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। अब जब शिकायतें लगातार बढ़ती गईं और प्रशासन भी टाइट हो गई, तो फिर जून 2021 में फिलिप्स को अपनी 1.5 करोड़ मशीन्स वापस मंगवानी पड़ गई और अब ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी पर ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी क्राइसिस झेलने के बाद से आज की डेट में फिलिप्स कहां पर खड़ा है। देखिए, 2021 में रिकॉल से ठीक पहले फिलिप्स की मार्केट वैल्यू करीब 2.4 लाख करोड़ रुपीस थी, लेकिन ये हेल्थ मशीन वाली क्राइसिस के बाद 2022 में यह गिरकर 1.1 लाख करोड़ रुपीस केवल रह गई थी। यानी सिर्फ एक साल में ही कंपनी की मार्केट वैल्यू आधी रह गई। जिसके बाद 2022 में जब नए सीईओ रॉय जैकब्स ने कमान संभाली, तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने माफी मांगी और कंपनी के अंदर कई सारे मेजर चेंजेस किए। फिलिप्स ने कई सारे नॉन एसेंशियल्स खर्चे कम कर दिए, हजारों जॉब्स कट कर दी, सप्लाई चेन सुधारने पर काम किया और अपना पूरा फोकस हेल्थ टेक्नोलॉजी पर डाल दिया। साथ ही कंपनी ने पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी को सबसे ऊपर रखा ताकि लोगों और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस पा सके। अब इन फैसलों का असर 2023 में दिखना भी शुरू हो गया, क्योंकि प्रॉफिट सुधर गए और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आ गया और अगले 2 सालों में ही फिलिप्स की मार्केट वैल्यू फिर से करीब 2.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब दोस्तों, आज फिलिप्स पहले जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं रही। अब उसका पूरा फोकस हेल्थ टेक्नोलॉजी पर है। कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू हॉस्पिटल्स में यूज होने वाली इमेजिन मशीन्स, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सिस्टम्स और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट से आता है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी अब फिलिप्स मुख्य रूप से शेवर, ट्रिमर और ओरल केयर जैसी कैटेगरीज पर ही काम करती है। लेकिन एक डर अभी भी फिलिप्स को सताता है, क्योंकि रेस्पोरॉनिक्स वाले मामले की जांच अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आज भी कर रहा है। तो दोस्तों, फिलिप्स की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझे ना, तो फिलिप्स को सबसे बड़ा नुकसान उसके कॉम्पिटिटर्स ने नहीं, बल्कि उसने खुद पहुंचाया। शुरुआत में उसने बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ा, 2 वर्ल्ड वॉर झेले और दुनिया के सबसे भरोसेमंद ब्रांड में शामिल हो गई। लेकिन आगे चलकर फिलिप्स को हराने वाला कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, बल्कि उसके अपने ही फैसले थे। क्योंकि किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रोडक्ट्स नहीं होते, बल्कि लोगों का भरोसा होता है। क्योंकि प्रोडक्ट तो दोबारा बनाया जा सकता है ना, लेकिन एक बार भरोसा अगर टूट जाए ना, तो उसे वापस कमाने में सालों लग जाते हैं। यही वजह है कि फिलिप्स का नाम आज भी पूरी दुनिया में बिकता है, लेकिन वो भरोसा जिसने कभी एक इंसान को अपनी 2 महीने की पूरी सैलरी जोड़कर फिलिप्स का रेडियो खरीदने पर मजबूर किया था, वो अब नहीं बचा है। वैसे आपके साथ में फिलिप्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।